प्रीवियस लेक्चर्स में गाइज हमने क्या देखा, वी मास्टर्ड द प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन, राइट। कोई एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर से उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। ओके, आई होप आप सबने उसका प्रैक्टिस किया होगा। और ये जो प्रैक्टिस है, दिस विल बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल द अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशियो प्रपोर्शंस एंड एलिगेशन मिक्सचर्स, रेशियो प्रपोर्शंस एंड एलिगेशन मिक्सचर्स। इसमें भी हम वही प्रैक्टिस करेंगे अलग तरीके के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग चेन रूल, उसके बाद परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। हर जगह पे हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट। सो एक्चुअल एप्टीट्यूड इज स्टार्टिंग नाउ, बिकॉज अब तक हमने क्या देखा है, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस जिसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो एक्सपीरियंस है इक्वेशन फॉर्म करने का, उसको कहां कहां पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और उसके ऊपर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशियो प्रपोर्शंस एंड एलिगेशन मिक्सचर्स, रेशियो प्रपोर्शंस एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। ओके, तो इसके लिए दोस्तों कुछ बेसिक चीजें ब्रशअप करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। नॉर्मल एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं मैथ्स में देखा होगा, ए यूज टू बी, ओके, या ए अपॉन बी। ए विल बी कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसेडेंट, बी विल बी कॉल्ड द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ओके, एंटीसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल्स टू समथिंग एल्स अपॉन समथिंग एल्स। ओके, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ऐसा बोला जाता है। ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ऐसा अगर बोलते तो इसका मतलब है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ठीक है। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन वी विल से कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर हमने ये देखा, ए अपॉन बी में ए इज एंटीसेडेंट, बी इज कंसिक्वेंट, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा है, अगर हमारे पास ऐसा एक रिलेशन है, ओके, देन हमें क्या मिलेगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी आर नोन एज द एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम्स और एक्सट्रीम टर्म्स, क्योंकि ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, या फिर वाइस वर्सा, ये सबसे बड़ा होगा तो ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ए एंड डी आर नोन एज द एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर नोन एज मीन टर्म्स, मीन, क्योंकि ये दोनों बीच में आते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन टर्म्स। बहुत सिंपल सी बात है गाइस, ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गेट में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स आर दिस एंड वन ऑफ द मीन टर्म इज दिस, फाइंड द सेकंड मीन टर्म। तो सिर्फ इतना है कि ए डी दिया है, बी दिया है और सी फाइंड करना है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए ना कि ए और डी का नाम ये है, बी का नाम ये है, बी को ये बोला जाता है, राइट। दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट द टर्मिनोलॉजी। सो वंस अगेन, दिस इज प्रपोर्शन, A upon B equals to C upon D, extremes and mean terms. Okay, यहां पे D is known as fourth proportional of A, B and C. B is known as fourth proportional of A, B and C. Okay, समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही सिंपल सी बात है। D is known as fourth proportional of A, B and C. All right. Okay. Now थोड़े अलग रिलेशन की बात करते हैं। What does this mean? This means A upon B equals to B upon C. This is different. Okay. This gives us
b square equals to ac, that gives us b equals to under root of ac, obviously plus, ठीक है, इवन माइनस भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव है तो भी चलेगा, राइट. सो b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ac. एप्टीट्यूड के लिए ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा जनरली. ऑलराइट, नाउ यहां पे c इज नोन एज थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल of A and B. C is known as third proportional of A and B. Okay, and B is known as mean proportional of A and C. क्योंकि देखिए B दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C, राइट. सो B इज नोन एज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A and C. समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन इज गेटिंग दिस? एवरीबडी? ओके, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है गाइज. वंस अगेन, रेशियो, ए अपॉन बी इज रेशियो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज प्रपोर्शन. ओके, डी इज फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ ए, बी एंड सी. ए एंड डी आर नोन एज द एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर नोन एज द मीन टर्म्स. ओके, अगर तीन नंबर्स का प्रपोर्शन दिया है हमको इन सच अ मैनर की ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, देन सी इज थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, B is mean proportional of A and C. Everyone got this? बहुत ही सिंपल है, right? This is very simple. So let us look at these terms. I am giving you 1 minute. Go through this. अभी हमने जो बोर्ड पे डिस्कस किया वही है ये. Please go through this. बहुत सिंपल है, राइट. तो इसके ऊपर से गाइस लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज जस्ट वार्म अप क्वेश्चन, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. वार्म अप क्वेश्चंस है ये. फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ 4, 9 एंड 12. फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ 4, 9 एंड 12. देन थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 16 एंड 36. मीन प्रपोर्शनल ऑफ 0.08 एंड 0.18. ये तीनों आप फाइंड कीजिए. कैलकुलेटर विल बी नीडेड एटलीस्ट इन द लास्ट वन मे बी. क्वेश्चन 1 के सब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 फाइंड कीजिए. Fourth proportional of 4, 9 and 12 is required. Fourth proportional of 4, 9 and 12 is required. Question number 1. 1 का सब question 1. So 4 upon 9 equals to 12 upon x. X will go here. So 3 into 9. X equals to 27. Second question में क्या बोला है हमको? Third proportional to
16 and 36. Third proportional, matlab 16 upon 36 equals to 36 upon x. So what does this give us? 81. 81. Is this correct? Right? And then sub question 3 में mean proportional between 0.08 and 0.18. mean proportional. So mean proportional कैसे मिलता है? 0.08 upon x equals to x upon 0.18 or directly x square equals to 0.08 into 0.18. So this will give us, tell me if this is correct or not. ठीक है? ओके गाइस, ओके अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. a अपॉन b इक्वल्स टू 5/9, b अपॉन c इक्वल्स टू 4/7. तो फाइंड a यूज टू b यूज टू c. तीनों को एक सिंगल प्रोपोर्शन में लेना है, सिंगल रेशियो में लेना है. तो कैसे लेंगे? a अपॉन b इज 5/9, b अपॉन c इज 4/7. जस्ट फाइट विद दिस क्वेश्चन. कुछ ना कुछ कीजिए, आंसर मिल जाना चाहिए. Just fight it out. एक चीज जो लोग ट्राई करते हैं, क्या होगा? a इक्वल्स टू 5b/9, ओके, या फिर b इक्वल्स टू 9a/5. उसको यहां पे करेंगे, फिर a और c का रिलेशन निकालेंगे. ऐसा कुछ ना कुछ करके आप पहुंच सकते हो आंसर तक. आइडियली क्या करना चाहिए? यहां पे b है 4 यूनिट ऑफ समथिंग. b कैन बी 400. ये 400 अपॉन 700 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? 40 अपॉन 70 भी लिख सकते हैं. यहां पे इसको 50 अपॉन 90 भी लिख सकते हैं. 10 अपॉन 18 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? रेशियो तो सेम है. तो कॉमन क्या है दोनों में? b. उसकी सेम वैल्यू लानी चाहिए, उसकी सेम वैल्यू लानी है. तो उसकी वैल्यू सेम कैसे लाएंगे? बहुत ही आसान टेक्निक है गाइस. ये यहां पे 9 है, यहां पे 4 है. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई दिस बाय 4, मल्टीप्लाई दिस बाय 9. क्यों? क्योंकि हमें b एक कॉमन बेस पे, कॉमन वैल्यू पे लाना है. तो यहां पे क्या मिलेगा? a अपॉन बी इक्वल्स टू 20 अपॉन 36. यहां पे क्या मिलेगा? b अपॉन सी इक्वल्स टू 36 अपॉन 63. काम खत्म, है कि नहीं? 15 सेकेंड्स में आंसर. तो a यूज टू b यूज टू c क्या होगा? 20 यूज टू 36 यूज टू 63. ऐसा तभी लिख सकते हैं जब यहां पे और यहां पे b की वैल्यू सेम हो. ऑलराइट. अब ये थर्ड का रास्ता तो आप ही निकालेंगे, बहुत आसान है ये. इफ x अपॉन y इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, तो 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y, ये रेशियो फाइंड करना है. करिए, प्रैक्टिस करिए इसको.
4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। तो यहां पे हम दो अप्रोच कर सकते हैं। जिनको आंसर नहीं मिला यहां पे देखिए, x इक्वल्स टू 3y/4 यहां पे और यहां पे रख देंगे तो भी हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3y/4 लास्ट लेक्चर में किया था ना। दो एक इक्वेशन ये हो गया, उसमें से दूसरे में वैल्यू पुट करो। ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, हमको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, x इक्वल्स टू 3y/4 यहां पे डाल दो तो भी हो गया। उससे भी आसान तरीका दोनों इक्वेशन में से y कॉमन ले लेते हैं। सो y 4x/y प्लस 5 अपॉन y 5x/y माइनस 2। y कैंसल्ड, x अपॉन y की जगह पे डायरेक्टली 3/4 डाल दीजिए। ठीक है, x अपॉन y इक्वल्स टू 3/4 डाल दीजिए, हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 प्लस 5 अपॉन 5 इंटू 3/4 15/4 माइनस 2, that will give me 8 upon 15 minus 12 3/4 4 ऊपर 32/15 minus 8 sorry 15 minus 8 32/7। this will be the answer, right? अब एक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गेट में। डिवाइड 672 इन द रेशियो ऑफ 5/3। आई विल गिव यू 1 मिनट ऑफ हेड स्टार्ट। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, बाद में मैं करवाऊंगा। सिक्स 672 को डिवाइड करना है 5:3 में। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। 672 को 5:3 में डिवाइड करना है, दैट मीन्स मुझे 5 + 3 टोटल 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ये अमाउंट के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जिसमें से 5 पार्ट्स यहां पे और 3 पार्ट्स यहां पे जाएंगे। समझ रहे हो? टोटल कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे इन दोनों के एडिशन के जितने। टोटल आई नीड टू डू 8 इक्वल पार्ट्स ऑफ द गिवन अमाउंट, जिसमें से 5 पार्ट्स विल बी हियर एंड 3 पार्ट्स विल बी हियर। ओके, सो दैट विल बी 672 into 5/8, okay, and 672 into 3/8. This is what we have to do. ओके, ये 8 कैंसिल कर दिया तो आपको कुछ और ही आंसर मिलेगा। रेशियो सेम रहेगा लेकिन आंसर कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, ओके गाइस, सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखा है मैंने। 1162 को 35:28:20 में डिवाइड करना है। दैट मीन्स टोटल कितने पार्ट करने पड़ेंगे? टोटल कितने पार्ट करने पड़ेंगे? यस, 83 पार्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। ओके, तो ये होमवर्क में हो जाना चाहिए। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू एक्चुअल गेट लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, रीड ट्वाइस। वंस अगेन हम लोग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पे आ गए। ऑलवेज रीड ट्वाइस। अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा coins in the ratio 5:9:4. A bag contains 50 पैसा, 25 पैसा and 10 पैसा coins in the ratio 5:9:4, amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type. करीब 15-20 साल पहले एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ये क्वेश्चन निकाला है। A bag contains 50 पैसा, 25 पैसा and 10 पैसा coins. 50 पैसे और तीनों coins के जो नंबर है वो 5:9:4 के रेशियो में है और टोटल हो रहा है 206। सोचिए ये क्वेश्चन को। आई एम गिविंग यू 1 मिनट।
सो व्हाट डू वी हैव, 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स और तीनों का नंबर ये प्रोपोर्शन में है, सभी का टोटल 206 रुपए हो रहा है. सो लेट अस अज्यूम वी हैव गॉट 5x, 9x एंड 4x रुपीज. ओके, तब भी रेशियो तो यही रहेगा ना, किसी भी एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो विल रिमेन द सेम. तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 206 रुपए करना है. 5x कॉइन्स इंटू 50 पैसा प्लस 9x कॉइन्स इंटू 25 पैसा प्लस 4x कॉइन्स इंटू 10 पैसा. दिस शुड बी इक्वल टू 206 रुपीज में है, तो मतलब पैसे में इतना हो जाएगा 20,600. समझ में आया? वंस अगेन हमने क्या अज्यूम किया कि 5x कॉइन्स है इसके, 9x इसके है एंड 4x 10 पैसे वैल्यू के कॉइन्स है. दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5x इंटू 50, 9x इंटू 25, 4x इंटू 10, सबका टोटल मिला के 20,600 पैसा होना चाहिए. ठीक है, तो अब बहुत इजी हो गया, हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आए सबको, सिंगल वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लो, काम खत्म. सो व्हाट आर यू गेटिंग, x क्या मिल रहा है, राइट यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है. इसका मतलब क्या है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 5x 200 कॉइन्स. 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, 9x 360 कॉइन्स. ओके, एंड 10 पैसे के कितने कॉइन्स है, 4x 160 कॉइन्स. ठीक है, यहां पे जाके खत्म हो रहा है. एवरीबडी गॉट दिस? x इक्वल टू 40 पे आंसर नहीं है. A person distributes pencils among 4 friends A, B, C and D in this ratio. Find the minimum number of pencils that the person should have. एक पर्सन को ये रेशियो में 4 फ्रेंड्स में पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मिनिमम कितनी पेंसिल उसके पास होनी चाहिए, तब सबको पूरी पूरी पेंसिल मिलेगी, तोड़ना नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना है. समझ रहे हो? बहुत सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें 90% स्टूडेंट्स यूजुअली गेट द रॉन्ग आंसर. केयरफुली देखिए, मुझे आंसर बताइए.
ये रेशियो में मुझे पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट मीन सबसे पहले इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। जब भी रेशियो के साथ खेल रहे हो ना, तो फ्रैक्शंस का भी रेशियो लेना, दैट इज वेरी टीडियस प्रोसेस, इट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो फ्रैक्शन में है उसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करो। होल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सबका एक एलसीएम सोचिए। ओके, जिसकी मदद से इनको मल्टीप्लाई करे तो नीचे का सब कुछ कैंसल आउट हो जाए। सो दैट विल बी 60। ओके, 3, 4, 5 एंड 6, इन सब को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 60/3 20, 15, 12 and 10. Okay, so this and this are same ratios. Everybody agrees with me? ये दोनों सेम रेशियोज है, ठीक है। तो अगर मुझे ये रेशियो में पेंसिल को डिवाइड करना है, दैट मीन्स आई नीड टोटल इतने इक्वल पार्ट्स। ओके, इतने इक्वल पार्ट्स, दैट विल गिव मी 57। तो कम से कम मेरे पास 57 पेंसिल होनी चाहिए, तब इसको 20, इसको 15, इसको 12, इसको 10 मिलेगी। अगर 57 मल्टीप्लाइड बाई 2, 114 पेंसिल्स है, तो इसको 40, इसको 30, इसको 24 और इसको 20 मिलेगी। बट अब रेशियो यही रहेगा, समझ रहे हो। तो 51 इंटू एनीथिंग, बट मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल पूछा है तो n विल बी 1। दैट मीन्स वी नीड 57 पेंसिल्स। ओके, आई एम रिपीटिंग। सबसे पहले तो जो रेशियो दिया है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सारे फ्रैक्शंस जो है उसका एलसीएम निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको, ताकि हमें होल नंबर मिल जाए। अब होल नंबर मिल गए तो दिस इज जस्ट लाइक 672 को 5/3 करना, वैसे ही हो गया ना। 5:3 करना था तो टोटल 8 पार्ट्स की जरूरत थी, 8 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली 20:15 12:10 करना है तो टोटल 57 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो 57 इक्वल पार्ट्स करने के लिए कम से कम 57 पेंसिल चाहिए, राइट। या फिर 57 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 कुछ भी हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड विल बी 57। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन करने के बाद ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए आपको। टोटल 39 रुपीज डिवाइडेड अमंग 45 बॉयज एंड गर्ल्स। टोटल 45 है बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। ईच गर्ल गेट्स 50 पैसे, ईच बॉय गेट्स 1 रुपी। तो फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल तो 45 है, समझ रहे हो। ट्राई दिस आउट। We have total 45 boys and girls. Okay. हर एक बॉय को 1 रुपया एंड हर एक गर्ल को 50 पैसा। दिस शुड बी इक्वल टू 39। ये होंगे मेरे दो इक्वेशन, राइट। सो इफ वी पुट b equals to 45 minus g over here, so we will get it. और आप फिर वापस टोटल भी कर सकते हो। दोनों का टोटल 45, 33 1 रुपीज एंड 12 हाफ रुपीज। तो 33 + 6 39 रुपीज। 12 गर्ल्स एंड 33 बॉयज। So everybody got this? So guys, अभी आपको एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। आप में से कितने लोगों को कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट आपको बहुत परेशान करता है, आपको पसंद नहीं आता है, आपको डिफिकल्ट लगता है, उसकी एग्जाम से पहले आपको टॉर्चर लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट से थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये सब्जेक्ट में क्या होगा एग्जाम में। कितने लोगों के साथ ये हुआ है?
ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है ना, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे सब्जेक्ट स्कूल से अगर गिने अब तक क्या क्या नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। सो इट इज नेवर पॉसिबल कि आई विल लाइक एवरीथिंग विल कम वेरी इजी टू मी, ठीक है। सो ये बहुत ही कॉमन चीज है गाइस, लेकिन इसके साथ इंजीनियरिंग में या गेट में हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी स्टोरी बताता हूं आपको एक सब्जेक्ट के साथ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट आता था जो मुझे ना साइंस में पसंद आया ना 11th स्टैंडर्ड में पसंद आया कि यार मॉलिक्यूल पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, ये एवोगैड्रो नंबर, ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ समथिंग, फिर गैस की एनर्जी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये मुझे नहीं पसंद नहीं आता था कि ये सब क्या है। मुझे इतना पता चलता था कि इधर फोर्स दिया तो ये रोटेट होगा, इधर फोर्स दिया तो ये ऐसे करेगा, ये सब चीजों में मजा आता था, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स को मैं हमेशा अवॉइड करता था। 11th स्टैंडर्ड में उसके 2 या 3 चैप्टर थे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस और सब, अगर आपको याद हो। तो समहाउ आई गॉट आउट ऑफ इट। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आता था उसका, तो वो भी हो गया। लकीली 12th के अंदर फिजिक्स में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और वो सब था, पूरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और सेमीकंडक्टर्स, ये सब था, राइट। सो आई डिडंट बॉदर मच अबाउट दैट। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 4 में, हमारे टाइम में, मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे सिलेबस में 4th सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स आया फिर से, और जो चैप्टर मुझे पसंद नहीं था वो पूरा सब्जेक्ट बन के आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा पहले से, ना लेक्चर में मुझे मजा आता था। क्योंकि जिस चीज से डर लगता है ना, अगर जब तक पॉसिबल है हम उसको अवॉइड करते हैं, राइट। तो आई यूज टू गो कि भैया छोड़ो ना यार, इसको नहीं पढ़ना है। कभी भी जब भी फ्री टाइम मिलता था कभी पढ़ने बैठता था, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा कभी, ठीक है। उसके बाद मिड सेमेस्टर एग्जाम आए, ओके। और जैसे आपको अभी जीटीयू के मार्क्स, जीटीयू में जो होता है मिड सेम एग्जाम के कुछ वेटेज गिना जाता है, सो मिड सेम्स आर इंपॉर्टेंट। उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अगले दिन, ऑब्वियसली हर रोज एक एक एग्जाम होगा मिड सेम में, तो अगले दिन शाम को आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक। यार मेरे को करना क्या है मुझे पता ही नहीं था, ये सब्जेक्ट में क्या आता है, पूरे चैप्टर्स के नाम के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे डर लग रहा था कि कल सुबह क्या होगा एग्जाम में, ठीक है। तो 2-3 घंटे 4 घंटे ऐसा चला, एग्जाम देकर ही आए थे, ब्रेक लिया, खाना खाया, टीवी देखा। उसके बाद एक मोमेंट आया कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। सो आफ्टर दैट पढ़ना शुरू किया, 12 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ तब तक, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर, डर लगने लगा कि कल सुबह होगा क्या, ये सब्जेक्ट क्यों इतना सता रहा है मुझे। धीरे धीरे 10-15 मिनट में, 20 मिनट में मेरा माइंडसेट ना पूरा उल्टा हो गया। मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार एक सब्जेक्ट, एक 300-400 पेज की किताब, आज तक कम से कम, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है वैसे भी एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में भी एक सब्जेक्ट में मैं 12-15 रेफरेंस बुक्स रखता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में। सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स कभी नहीं किया था, बट मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। तो मेरे दिमाग ने ये सोचा कि आज तक मैं कितने लाख पेजेस पढ़ चुका हूं, ठीक है। और एक 300-350 पेज की किताब, एक सब्जेक्ट मुझे इतना डरा सकता है, दिस इज नॉट फेयर। मेरी कैपेबिलिटी ऐसी तो नहीं है यार कि एक सब्जेक्ट मुझे इतना फियर दे दे कि मैं सो ना पाऊं। पहली बार ऐसा हुआ था कि रात को मैंने सोचा कि क्या करेंगे, ठीक है। मेरी हैबिट है एग्जाम के आगे की रात को कभी नहीं जगना है, 12-1 बजे लेटेस्ट सो जाना है। कभी भी मैं एग्जाम के आगे की रात को कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, उसके बाद भी नहीं पढ़ा, उसके पहले भी नहीं पढ़ा था। लेकिन वो रात को 12 से 12:30 के बीच में मैंने सोचा कि यार एक सब्जेक्ट इतना कैसे डरा सकता है मेरे को, राइट। तो आफ्टर दैट माई माइंड सेट वॉज कंप्लीटली टर्न कि ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको पढ़ नहीं सकता, याद नहीं रख सकता, फाइट नहीं कर सकता, दिस डिजर्व्स वन चांस, ओके। तो उसके बाद पहली बार मैंने पूरी रात पढ़ाई की, 9 बजे एग्जाम था, 6 बजे तक मैंने पढ़ाई की, ओके। एंड
आई गॉट 39 आउट ऑफ 40 इन द वर्स्ट सब्जेक्ट। जो मुझे अगले दिन पूछते तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, ये हमारी एग्जाम सिस्टम भी थोड़ी सी इजी है ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की, गेट में ऐसा नहीं होता एक रात में, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड मेरे पूरे 4 साल के मार्कशीट में प्रोजेक्ट, जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसको छोड़ के सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में आई हैव हाईएस्ट ग्रेड। प्रोजेक्ट को छोड़ के आई हैव हाईएस्ट ग्रेड इन थर्मोडायनेमिक्स, जो सब्जेक्ट मुझे कभी पसंद नहीं आया था। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी। मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट में इतना ग्रेड नहीं है मेरा। ओके, माई डोमेन, माई लाइफ, माई एवरीथिंग इज मशीन डिजाइन। ओके, जिसके ऊपर मैकेनिक्स, थियरी ऑफ मशीन्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अपना वाइब्रेशंस और मशीन डिजाइन, ये मेरा इंटरेस्ट है जब से मैं समझदार हुआ। ठीक है, एक रात में इसमें इंटरेस्ट जगा मेरे को, एक रात में। ओके, एंड आई गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन ऑल माई 51 सब्जेक्ट्स इन GTU इसके अंदर। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? यू हैव टू टेक इट ऑन योर ईगो। उसको बताना पड़ेगा कि कुछ भी करने का था, इंजीनियर का ईगो हर्ट नहीं करने का था। राइट, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक कि यार मेरी कैपेसिटी कितनी है और ये एक सब्जेक्ट ये मेरे को कैसे डराएगा। आई डोंट डिजर्व दिस, है कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात के साथ? आज तक हम इतनी मेहनत किए, इतना पढ़े हो, कोई एक सब्जेक्ट हमारे करियर को कैसे यहां से यहां तक ये कर सकता है? ठीक है, इसका राइट नहीं बनता है कि मेरे करियर को डिसाइड करे। आई शुड बी डिसाइडिंग इट, है कि नहीं? राइट, तो 1 दिन लगेगा, 4 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, यू हैव गॉट दैट टाइम। कल नहीं है गेट का एग्जाम, ठीक है? वो सब्जेक्ट को इतना घुमा के रख दो कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। इट इज पॉसिबल, आई हैव डन दैट। अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स लेता हूं मैकेनिकल के बैच में। ओके, एंड आई गेट हाईएस्ट रेटिंग्स। जिन लोगों ने, जिन फैकल्टीज ने थर्मोडायनेमिक्स में मास्टर्स किया है, नॉलेज उनका भी अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद, ये होने के बाद मैंने वो सब्जेक्ट को पूरा खोल के रख दिया। ओके, ठीक है, तो ये होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट कैसे डरा सकता है हमको? ये होना ही नहीं चाहिए यार। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर हम डिसाइड करें, अगर हम डिसाइड करें, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, बोथ द वेज यू आर राइट। अगर आप सोचोगे कर सकते हैं, अगर आप सोचोगे नहीं कर सकते, आपने जो सोचा वो होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, ओके, तो ये तो हमेशा होने वाला है हमारे साथ। एंड दिस डज नॉट अप्लाई टू ओनली सब्जेक्ट, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। होता है कुछ लोगों के साथ हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। यार ये होता है ना, तब मैं बात ही नहीं कर पाता हूं। सेम चीज है लाइफ में। कई बार होता है कि आई एम नेवर एबल टू डू दिस थिंग। हर एक के लिए दिस इज द रिक्वायर्ड एटीट्यूड। यार मैं बड़ा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये मुझसे बड़ा थोड़ी है। मेरी लाइफ में आज तक कितना हुआ है, कितना कुछ किया है मैंने। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे डिफाइन कैसे कर सकती है? दिस शुड नेवर हैपन। ठीक है, हमेशा ये याद रखिए। सेम थिंग थर्मोडायनेमिक्स में, सेम थिंग हैपेंड विथ मी इन गेट। जब मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं था अहमदाबाद में जहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आई स्टार्टेड एजुकेट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। ओके, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनीवन इन दिस सिटी, कि जो मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे मुझे मजा आएगा। ठीक है, तो आई वॉज डूइंग सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में आपको जो कोर्स वर्क यहाँ से मिलता है ना, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा हार्डवर्क लगता है। कम से कम बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद छान के देखना पड़ता है कि यार कौन से टॉपिक में क्या पूछेंगे, पिछले पेपर्स में क्या आया है। कोई टिप्स नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बस मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे लाइफ में बताया था कि यार मास्टर्स करना है ना तो गेट चाहिए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैकेनिकल में मुझे IIT में नहीं मिला था JEE से। हमारे टाइम पे JEE वॉज नॉट कंपल्सरी, इट वॉज ऑप्शनल। तो IIT में आई वॉज ओनली गेटिंग इन इलेक्ट्रिकल, आई डिडंट वांट टू गो इनटू इलेक्ट्रिकल। तो मैंने IIT छोड़ दिया और मैं LDRP में BE कर रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से मुझे था कि यार आगे तो IIT में तो जाना ही है।
एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस गाइडेंस फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टीज कि यार गेट तो ये गेट ही रास्ता है अब आगे IIT में जाने के लिए, और इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट इफ़ यू गो इन अ प्रॉपर मैनर। तो इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया था, कुछ नहीं पता था उस टाइम गेट के बारे में। आफ्टर दैट बहुत रिसर्च किया, और ये मैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी करने की वजह से ना टाइम मैनेजमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई आपको बताता नहीं है कि यहाँ पे रुक जाओ, अभी ये करो, अभी मॉक टेस्ट दो। एक सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया था गेट से पहले मैंने, मॉक टेस्ट क्या एक भी टेस्ट नहीं दिया था MCQ वाला गेट से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मेरा गलत होने लगा था, और थर्मोडायनेमिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। वंस अगेन सेम थिंग हैपेंड। और मास्टर रिवीजन वो रूल मैंने अपने लिए ही बनाया था, जो आज भी मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि लास्ट 2 वीक्स आर रिक्वायर्ड फॉर मास्टर रिवीजन। आपको भी बताऊंगा जब आपका टाइम आएगा, वो कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। तो लास्ट 2 वीक्स सब्जेक्ट करे या रिवीजन करे, मेरे दिमाग ने ये लगाया हिसाब कि रिवीजन करना और जरूरी है, एक सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क उधर से आएंगे, ठीक है। तो रिवीजन कंप्लीट किया, और उसके बाद मेरे पास 2 दिन बचे गेट से पहले, 2 दिन, ठीक है। उसमें से आधा दिन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स किए। अब ऐसा था कि कल का एक पूरा दिन है और परसों गेट का एग्जाम है, कल का एक दिन बाकी है, परसों मॉर्निंग में गेट का एग्जाम है। तब मैंने फिर से सोचा यार क्या करें, अभी थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबल है क्या। वंस अगेन द सेम थॉट्स, 2 साल पहले जो हुआ था फिर से वो सब रिपीटेड, ओके। और एक दिन में गेट के लिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स के 9 में से 7 चैप्टर कंप्लीट किए एक दिन में गेट के लिए। एंड दैट वाज द मोमेंट, वो सुबह की, कि मैंने डिसाइड किया कि आज मैं थर्मोडायनेमिक्स करूंगा, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट एटलीस्ट 5-6 मार्क्स मोर, एंड दैट इज व्हाई आई एंडेड अप इन द टॉप इंस्टीट्यूट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द 10th रैंक और 15th रैंक इंस्टीट्यूट। वो एक दिन का छोटा सा डिसीजन कि नहीं, लेट अस गिव इट अ ट्राई। मुझे रात को नींद आनी चाहिए कि मैंने पूरा ट्राई किया जितना मैं कर सकता था। और गेट के लिए, नॉट फॉर यूनिवर्सिटी, गेट के लिए 7 चैप्टर, 9 में से 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, 2 नहीं हुए, ठीक है। तो ये तो यार हमारे ऊपर है कि वी नीड टू डिसाइड कैन वी डू दिस, ओके। और वो फिर स्पीड में कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे। सबसे जरूरी चीज है हमारा डिसीजन, वो होगा तो सब कुछ होगा, ओके गाइस। रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें, उसके लिए रीडिंग शुरू कर दो। द ओनली सॉल्यूशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स जिसकी लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। मुझे कभी भी, आई एम नॉट अपोजिंग एनीवन, बट मुझे कभी भी बुक्स इंडिया, टेकमैक्स, ये सब बुक्स में मजा ही नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से क्या डेवलप किया था, आई यूज टू रीड टाटा मैग्रो हिल, मेरी शुरुआत ही वहीं से, ठीक है। 2 सेमिस्टर बहुत डिफिकल्ट पड़ा मेरे को, राइट। आई एम फ्रॉम गुजराती मीडियम, ठीक है, बट माई इंग्लिश इज पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन स्टिल आई वॉज फ्रॉम गुजराती मीडियम, आई वॉज नॉट यूज टू रीड सो मच इन इंग्लिश। 1 पेज, 10 पेज, 12 पेज, ठीक है यार, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना। स्टिल आई बैक्ड माई सेल्फ, नहीं मैग्रो हिल से ही पढ़ना है यार, अगर स्टैंडर्ड ये है तो कम से कम यहां से करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 साल तक काफी डिफिकल्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना धीरे धीरे बढ़ता गया, एंड दैट कंफर्ट लेवल विल कम, इट टेक्स टाइम, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, राइट। और दूसरी बात है, रीड करने के टाइम पे बुक के अंदर ही आप मल्टी कलर हाइलाइटर यूज कीजिए, नोट्स बनाइए बुक के अंदर ही। मेरे सारे बुक इंजीनियरिंग के आज भी मेरे पास पड़े, क्योंकि वो बुक्स नहीं है, वो मेरे नोट्स हैं। क्लासरूम लेक्चर जब आप देखोगे मुझे, मैं बुक लेके आता हूँ क्लासरूम में, ठीक है। आई डोंट हेजिटेट कि यार हैंड रिटन नोट्स, यहाँ देखो सर तो बुक में से पढ़ा रहा हूं मैं, वहीं से तो पढ़ा हूं, ठीक है। मेरे नोट्स भी वो बुक के अंदर ही बने हुए हैं, बुक के अंदर जो मुझे एक्स्ट्रा लिखना है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है। 3 कलर के हाइलाइटर है, हर एक कलर का एक अलग मीनिंग होता है। पहली बार करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो दूसरी, तीसरी और चौथी बार आपको बहुत जल्दी आउटपुट देता है वो, कंपेयर टू मेकिंग सेपरेट नोट्स, ओके। तो ये हमेशा ध्यान में रखेगा इस, ओके गाइस।
So now let us move to alligation and mixtures. Alligation and mixtures is nothing but an application of ratio proportion. जैसे हमने देखा ना नंबर्स एंड एजेस, एजेस क्या है, नंबर्स को ही एज कैलकुलेट करने के लिए वही फंडे को लगाना है, ठीक है। सिमिलरली एलिगेशन मिक्सचर्स में वही कंसेप्ट हमको लगाना है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल में जा सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम फंडा लगाना है। अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 4:3. If 5 liters of water is added to the mixture, ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. Read the question once again और सोचिए क्या होगा। Alcohol upon water was 4:3. Okay, now 5 liters are added water, 5 liters water is added. Okay, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्कोहल A लीटर था तो A लीटर्स ही है, बट वाटर अभी W + 5 लीटर्स है, और तब जाके दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, W = 3A/4, W = 3A/4. ये 4 ऊपर चला जाएगा, फोर कैंसल्ड, और 5 यहां पे आ जाएगा। So that gives us 2A = 20. तो alcohol is 10 liters. Okay. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, जो और कहीं पे ये मैनर में आपको नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। ये मेरा मेथड है, ऑलराइट। मेरे फर्स्ट गेट में 2011 में ये क्वेश्चन आया था, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, और ये मेथड मैंने गेट के पेपर में बैठे बैठे बनाया था मतलब इट इज द सेम मेथड, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। A container originally contains 10 liters of pure spirit. From this container, 1 liter of spirit is replaced with 1 liter of water. 1 लीटर स्पिरिट निकाल दिया, 1 लीटर वाटर डाल दिया। अब फिर से सेम प्रोसेस करेंगे तो सिर्फ स्पिरिट नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर, समझ रहे हो। Subsequently, 1 liter of the mixture is replaced with 1 liter of water. And this process is repeated one more time. So how much spirit is now left in the container? फिर एक बार क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। एक कंटेनर में ओरिजिनली 10 लीटर स्पिरिट है, उसमें से 1 लीटर रिमूव कर दिया और 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। सो नाउ इट इज नॉट प्योर स्पिरिट, अब 90% स्पिरिट 10% वाटर है अंदर। अब फिर से उसमें से 1 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, क्योंकि अब स्पिरिट और वाटर दोनों आएंगे जब हम रिमूव करना ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 1 liter of water was pure water was added again, और फिर से अब मिक्सचर में परसेंटेज कुछ डिफरेंट हो गया फिर से, क्योंकि प्योर पानी ऐड किया गया। रिमूव दोनों हुए थे, ऐड हुआ सिर्फ पानी। अब तीसरी बार भी निकाला और सिर्फ पानी डाला, तो अभी कितना स्पिरिट है, समझे।
सो नाउ आई नीड योर कंप्लीट फोकस ओवर हियर. पेन नीचे रख दीजिए, कंप्लीट फोकस यहां पे कीजिए. ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, स्पिरिट वाटर एक टेबल बनाएंगे. इनिशियली अभी नहीं करना है, अभी आपको देखना है सिर्फ. इनिशियली 10 लीटर्स ऑफ स्पिरिट, 0 वाटर. ठीक है, आफ्टर फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, 9 लीटर्स ऑफ स्पिरिट एंड 1 लीटर ऑफ वाटर. ये हो गया. तो अब ऐसा होने के बाद उसका प्रपोर्शन यहां पे लिखिए. 9/10 अमाउंट ऑफ स्पिरिट है एंड 1/10 अमाउंट ऑफ वाटर है अभी. दिस मीन्स द सेम. 10 लीटर में 9 लीटर स्पिरिट है, 1 लीटर वाटर है. 90% स्पिरिट है, 10% वाटर है. समझ रहे हो एवरीबॉडी? ओके, तो ध्यान से सुनिए. अब अगर मैं 1 लीटर मिक्सचर रिमूव करूंगा तो उसमें भी 90% स्पिरिट एंड 10% वाटर आएगा वो मिक्सचर के अंदर भी. ओके, तो 900 ml spirit and 100 ml water will be removed. Everyone agrees? I am repeating. 90% स्पिरिट है, 10% वाटर है. तो अब जितना भी निकालेंगे उसमें भी उसका 90% स्पिरिट आएगा एंड 10% वाटर आएगा. गुड. तो अब क्या होगा, 9 माइनस 9/10 इंटू 1 लीटर्स यहां पे लिखते हैं. देखो क्या किया मैंने, ऊपर जितनी क्वांटिटी थी वो इंग्रेडिएंट की वो माइनस उसका प्रपोर्शन इनटू टोटल रिमूव्ड क्वांटिटी 1 लीटर. तो ये हुआ 9 माइनस 0.9, तो हमको मिला 8.1 लीटर. समझ रहे हो? 9 माइनस 90% ऑफ 1 लीटर, 9 माइनस 900 ml, 9 माइनस 0.9 लीटर, 8.1 लीटर्स. यहां पे क्या होगा, 1 माइनस 10% ऑफ 1 लीटर्स, लेकिन प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड. समझ रहे हो? बाद में प्योर वाटर ऐड किया ना हमने 1 लीटर. ओके, 1 माइनस 100 ml ऑफ वाटर वॉज रिमूव्ड प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर वॉज एडेड. So this gives us, okay, so now what is the ratio for the next removal? 81% स्पिरिट है. अब रेशियो चेंज हो गया ना, अब तो 8.1 है 10 लीटर में, और पानी कितना है, 1.9 लीटर्स आउट ऑफ 10. ओके, तो अब फिर से द प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. तो अब जो रिमूवल होगा उसमें क्या होगा, 8.1 माइनस प्रपोर्शन ऑफ स्पिरिट इनटू रिमूव्ड क्वांटिटी. सो दिस विल गिव अस 7.29. और यहां पे 1.9 माइनस वाटर का प्रपोर्शन इनटू रिमूव्ड क्वांटिटी 1 लीटर. इतना होने के बाद 1 लीटर पानी ऐड किया गया. प्रोसेस इज रिपीटेड, पूरा प्रोसेस इज रिपीटेड. सो दिस विल गिव अस 2.71. और जाहिर सी बात है हर बार इन दोनों का टोटल 10 लीटर होना चाहिए. 10 10 10 10. ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस फॉर अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स 7.29 liters of spirit is present. Okay, 7.29 liters of spirit is present. एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते. ओरिजिनली कंटेन्स 10 लीटर ऑफ प्योर स्पिरिट. 1 लीटर स्पिरिट निकाला और 1 लीटर पानी डाला. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड एंड 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड. ये वाला स्टेप. ओके, और एंड में छोटा सा डाल दिया. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम. जो लोग ये भूल गए उन्होंने 8.1 कर दिया. ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम.
एवरीबडी गॉट दिस? टेक योर टाइम, आराम से अंडरस्टैंड कीजिए, और ये मेथड में रिप्रेजेंट किया कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस 2 to 3 क्वेश्चंस, बाद में ये बहुत आसान लगेगा आपको। तो ये होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत मजेदार है, एक बार समझ लिया तो। ठीक है, ऐसी चीजें करने वाले हम हर एक लेक्चर के अंदर। ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट दिस एंड आई रियली होप एवरीवन एंजॉयड डूइंग दिस। ठीक है, तो देखो गाइस, 3 लेवल तक का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, 3 बार प्रोसेस किया था। होमवर्क में मैंने रखा है 2 बार प्रोसेस करना है आपको, तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे 3 बार रिमूव किया 1-1 लीटर, यहाँ पे सिर्फ 2 बार रिमूव करना है, इसको होमवर्क में पक्का कर लेना। ठीक है, राइट नाउ अब बहुत ही ऊपर की डिफिकल्टी पे जा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 5 liters are drawn from a cask full of wine. Cask मतलब कंटेनर, टैंक। 5 liters are drawn from a cask full of wine and then filled with water. Similar type of scenario, spirit था इधर, wine। 5 liters of the mixture are drawn again and again filled with water. अब the quantity of wine now left to that of the water is in the ratio 361/39। हमें टोटल कितना लीटर है वो बोला ही नहीं, वही फाइंड करना है। द कास्क होल्ड्स हाउ मेनी लीटर्स, समझ रहे हो? ये गेट से एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। 5 liters are drawn from a cask full of wine, और फिर पानी भर दिया। अब जो मिक्सचर बना उसमें फिर से 5 लीटर निकाले और फिर पानी भर दिया। तो अब वाइन अपन वाटर का रेशियो है 361/39। तो कास्क की कैपेसिटी कितनी है? ओके, तो चलिए यहां पे देखिए, वाइन और वाटर दोनों W हो जाएंगे, तो मैं वाइन को अल्कोहल का A दे रहा हूं। ठीक है, वाइन एंड वाटर, वाइन एंड वाटर। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि कास्क की कैपेसिटी थी x लीटर, टोटल कैपेसिटी है x लीटर, तो इनिशियली x एंड 0, राइट। अब क्या किया गया, 5 लीटर इसमें से वाइन निकाला गया, तो x - 5 एंड 5। ठीक है, बहुत आसान था ये, बहुत आसान था। तो अब क्या करते थे हम लोग, यहां पे लिखते थे उसका प्रपोर्शन क्या हो गया, टोटल x लीटर में ये x/5 लीटर है, x - 5 लीटर है, और पानी कितना है, टोटल x लीटर में 5। अभी जो 1/10 और 9/10 किया था ना, सिमिलर थिंग है। यहां पे हमको पता नहीं है कि 10 लीटर है या टोटल कितना लीटर। ठीक है, टोटल कितना लीटर है वो अननोन था, लेकिन ये पता है उसमें से 5 लीटर निकाला और 5 लीटर पानी ऐड किया। अब फिर से सेम प्रोसेस करेंगे अननोन्स के साथ। ऊपर जितनी क्वांटिटी थी वो माइनस वाइन का प्रोपोर्शन इनटू टोटल कितना रिमूव किया, सॉरी एक्स आएगा यहां, कितना रिमूव किया, टोटल 5 लीटर। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट आइटरेशन में वाइन इतना हो जाएगा, समझ रहे हो? सेम प्रोसेस बट अननोन है, यहां पे 10 की जगह पे x है। वाइन की प्रीवियस क्वांटिटी माइनस वाइन का प्रपोर्शन इनटू रिमूव्ड क्वांटिटी। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी, ये आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ, पानी की प्रीवियस क्वांटिटी माइनस पानी का प्रपोर्शन 5/x, सॉरी माय मिस्टेक, पानी का प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड विथ रिमूव्ड क्वांटिटी प्लस 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। सेम प्रोसेस लास्ट टाइम जैसे +1 था। ओके, तो अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 ही बार प्रोसेस करना था इधर, तीसरी बार में तो पागल हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा,
5 + 5 10 माइनस 25/x। ओके, तो ये दो मुझे मिली 2 आइट्रेशन के बाद वाइन और वाटर की क्वांटिटी। एक बार रिपीट कर देता हूं गाइस। इनिशियली हमको कैपेसिटी नहीं पता है कास्ट की। x लीटर वाइन था जिसको अल्कोहल का ये दिया है क्योंकि यहाँ पे W है वाटर का। x लीटर वाइन था, 0 लीटर्स वाटर था। 5 लीटर वाइन को निकाला गया और 5 लीटर वाटर को ऐड किया गया। यहां तक चीजें बहुत सिंपल थी। तो अब मिक्सचर में वाइन का प्रोपोर्शन ये है और वाटर का प्रोपोर्शन ये है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, वाइन की प्रीवियस क्वांटिटी माइनस रिमूव्ड क्वांटिटी 5 लीटर्स मल्टीप्लाइड विथ वाइन का प्रोपोर्शन, इतना वाइन निकलेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना 90% स्पिरिट है तो 1 लीटर में 900 ml निकलेगा। सेम प्रोसेस है ये, वाइन का प्रोपोर्शन इनटू रिमूव्ड क्वांटिटी। उसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमको ये मिला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 लीटर पानी था प्रीवियस क्वांटिटी माइनस वाटर का कंट्रीब्यूशन, वाटर का प्रोपोर्शन इन द मिक्सचर इनटू रिमूव्ड टोटल क्वांटिटी 5 लीटर्स, और उसके बाद 5। ओके, अब हमें क्या बोला गया कि अब वाइन और वाटर जितनी क्वांटिटी में है उसका रेशियो है 361/39। दैट मीन्स दिस इज द रेशियो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एवरेज स्टूडेंट माइट थिंक कि ये सॉल्व करना चाहिए, एजुकेट के स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स में लास्ट में इंजीनियर्स है, लेबर्स नहीं है, ठीक है। मतलब देयर हैज टू बी अ शॉर्टर वे। ये करते करते तो कहां पहुंचेंगे 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऑलवेज थिंक ऑफ दिस, एक लिमिट से ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा ये सोचिए। सो व्हाट इज द स्मार्टर वे, व्हाट इज द स्मार्टर वे, ध्यान से देखिएगा। अगर अल्कोहल अपॉन वाटर 361/39 है, इन दोनों का टोटल कितना होता है 400 यूनिट्स। हमने देखा था ना 5/3 था तो टोटल 8 इक्वल पार्ट्स। 672 को जब डिवाइड किया 5:3 में तो 8 इक्वल पार्ट्स अभी देखा था 1 घंटे पहले, ठीक है। तो दैट मीन्स अल्कोहल अपॉन वाटर अगर 361/39 है तो टोटल 400 यूनिट्स हुए ये रेशियो के मुताबिक। तो आई कैन डू दिस वाटर अपॉन टोटल, टोटल इज x लीटर, मुझे पता है कि नहीं। तो बोलो ये करोगे या ये करोगे। तो क्या है हमारे पास 10 - 25/x अपॉन x इक्वल्स टू 39/400। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी 3,90,000 मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो जाहिर सी बात है 3900 इंटू 1000 इंटू 100।
ठीक है, ये मास्टरी आपकी आनी चाहिए थोड़े दिनों में। ओके गाइस, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला? या तो ये 2 पॉइंट समथिंग लीटर्स होगा पूरा कंटेनर, या तो 100 लीटर का होगा। अगर पूरा कंटेनर 2 पॉइंट समथिंग लीटर्स का है, 2.5 लीटर्स या कुछ, ओके 2.51 लीटर्स आना चाहिए शायद, तो उसमें से 5 लीटर कैसे निकालोगे भाई? क्वेश्चन में बोला है ना 5 लीटर रिमूव किया गया है, दैट इज वाई दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, द आंसर विल बी 100 लीटर्स। ओके, एवरीबडी गॉट दिस? अगर ये खुद पूरा 2.5 लीटर्स अप्रोक्सीमेट का है, तो उसमें से 5-5 लीटर मिक्सचर रिमूव कैसे करोगे? आंसर इज 100 लीटर्स। एवरीबडी गॉट दिस? डोंट बी स्कैर्ड बाय दिस इक्वेशन, ये कुछ नहीं है, आराम से हो सकता है, आपका दिमाग सही जगह पे है तो, ठीक है। और इतना बड़ा आने के चांसेस भी नहीं होते। वी आर डूइंग दिस फॉर आवर प्रैक्टिस। In a mixture of wheat and barley, barley is also one of the grains, right? Wheat and barley, wheat is 60%. To 400 kg of the mixture, a quantity of barley is added. तो wheat का proportion change होके 53.3333% हो गया। So how many kilograms of barley are added? Originally 400 kg का mixture था जिसमें 60% wheat था, okay? उसमें कुछ x अमाउंट ऑफ बार्ली वाज एडेड। ऑब्वियसली बार्ली ऐड हुआ तो व्हीट का परसेंटेज कम रहेगा ना टोटल में, अब राइट, व्हीट का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, तो व्हीट का परसेंटेज हो गया 53.3333। तो कितना केजी बार्ली ऐड किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हीट अपॉन टोटल वाज 60/100। ऐसा लिख सकता हूं मैं, 60% व्हीट था टोटल मिक्सचर में, टोटल मिक्सचर में 60% व्हीट था। ओके, सो व्हीट अपॉन टोटल इज 60/100, वेरी ऑब्वियस। दैट गिव्स अस टोटल 400 kg था, ये भी दिया हुआ है। ओके, तो व्हीट कितना हो जाएगा इसका? 60%, या फिर यहां पे 400 डाल के प्रोसेस कर दो। वी हैड 250 kg of wheat, so we had 160 kg of barley. ऐसा लिख सकता हूं मैं। Any queries in this? टोटल 400 kg था, ये बोल दिया, बहुत इजी कर दिया हमारे लिए क्वेश्चन। अगर ये नहीं बोलते ना तो भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ये बोल दिया है टोटल 400 kg है, दैट मीन्स wheat is 240 kg, रिमेनिंग इज barley। क्लियर है? Now second phase, x kg of barley was added, तो क्या हुआ? W अपॉन ओरिजिनली जो T था दैट वाज 400 kg, उसमें x kg ऐड होगा। देखिए, अगर बार्ली x kg ऐड किया जाता है तो जाहिर सी बात है ना, टोटल में भी x kg इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं? बार्ली टोटल के अंदर ही है ना। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? x kg अगर ऐड किया गया बार्ली, तो टोटल भी अभी 400 kg नहीं होगा, टोटल भी 400 प्लस x kg होगा, राइट। और ये रेशियो हमारे पास है 53.3333/100 नाउ, क्योंकि वेट 53% है, 53.3333% है। और W वेट तो उतना ही रहा जितना था, 240 रहेगा, तो यहां पे 240 लगाइए, कैलकुलेटर उठाइए और x की वैल्यू बताइए। हमें पता है W वीट जो है दैट इज 240। ओके, यही चीज दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, वीट अपॉन ओरिजिनल बार्ले भी पता है मुझे, सो वीट अपॉन बार्ले प्लस एक्स इक्वल्स टू 53.3333 अपॉन 100 माइनस ये उतना प्रपोर्शन बार्ली का है 46.6667। ये करोगे तब भी x 50 ही मिलेगा।
समझ रहे हो, ये गेम समझो। ऐसा मत सोचो कि नीचे सर ने टोटल लिया तो मैं भी टोटल लेता हूं, नीचे बारली लेंगे तो भी सही इक्वेशन बिठाना है बस। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ये गेट लेवल का क्वेश्चन है, ये गेट से ऊपर चले गए थे हम लोग, ये गेट लेवल का क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है। एक क्वेश्चन 2 मिनट का है, दूसरा क्वेश्चन 5 से 7 मिनट का है, ठीक है। ये एक एलिगेशन रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत कम चांस है, लेकिन चांस है कि ये आ सकता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर मुझे 2 अलग अलग रेट के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके टारगेट प्राइस तक पहुंचना है, तो कितने प्रपोर्शन में उसको मिक्स करना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे। उसके लिए है ये फॉर्मूला, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखिए यहां पे, इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी सोल्ड एट दिस प्राइस एंड दिस प्राइस टू मेक अ मिक्सचर ऑफ दिस प्राइस। समझ रहे हो, ग्रोसर मतलब शॉपकीपर जिसकी ग्रोसरी की दुकान है, ठीक है। तो उसके पास 2 क्वालिटी की चाय है, 1.02 रुपीज पर केजी एंड 1.44 रुपीज पर केजी। अब उसको मिक्सचर, टारगेट मिक्सचर बनाना है जिसका प्राइस होना चाहिए 1.26 पर केजी। तो कितने प्रपोर्शन में इन दोनों को मिक्स करेगा तो 1.26 मिलेगा। क्वांटिटी ऑफ लेट अस से स्मॉलर कॉस्ट इंग्रेडिएंट अपॉन लार्जर कॉस्ट इंग्रेडिएंट इक्वल्स टू लार्जर कॉस्ट माइनस मीन कॉस्ट, लार्जर कॉस्ट माइनस मीन कॉस्ट अपॉन मीन कॉस्ट माइनस स्मॉलर कॉस्ट। समझ में आया डायरेक्टली। ये हमको एक रूल है हमारे पास विच इज नोन एज एलिगेशन रूल। तो क्या मिला प्रपोर्शन, समझे, ये प्रपोर्शन में करना चाहिए। मतलब टोटल अगर 7 kg चाय बनती है मिक्सर, तो उसमें 3 kg सस्ती वाली और 4 kg महंगी वाली चाय होनी चाहिए। एवरीबडी गॉट दिस? दिस इज एलिगेशन रूल। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन 2 वाइन टैंक्स, the percentage of alcohol in 2 wine tanks is 20 and 40% respectively. Alcohol in 2 wine tanks is 20 and 40% respectively. पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, ब्रेक करते हैं इसको, बहुत बड़ा क्वेश्चन। 2 वाइन टैंक है, एक टैंक में अल्कोहल 20% है और दूसरे टैंक में अल्कोहल है 40%। रेस्ट इज ग्रेप जूस, मतलब बाकी का टैंक 1 में 80% और टैंक 2 में 60% ग्रेप जूस है, ठीक है। इफ अ वाइन ग्लास इज फिल्ड टू इट्स हाफ बाय टैंक 1 एंड टैंक 2 इन द रेशियो 2/3, एक वाइन ग्लास को आधा भरा गया और वो आधे में 2 पोर्शन टैंक 1 से और 3 पोर्शन टैंक 2 से ओके, and the rest is filled by pure alcohol. The rest is filled by pure alcohol. तो वाइन ग्लास के अंदर then the ratio of grape juice to alcohol in the wine glass कितना होगा at the end, समझे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए फिर से। 2 अलग अलग वाइन टैंक है, एक में 20% अल्कोहल है, दूसरे में 40%, बाकी का ग्रेप जूस है। एक वाइन ग्लास को आधा भरा गया जिसमें 2 पोर्शंस भरे गए टैंक 1 में से और 3 पोर्शंस भरे गए टैंक 2 में से, और आधा ग्लास जो है वो प्योर अल्कोहल से भर दिया गया। तो ग्लास के अंदर ग्रेप जूस और अल्कोहल का मिक्सचर कितना होगा। ध्यान से पढ़िए, मुझे बताइए।
ओके गाइस, तो लेट अस अज्यूम कि एक वाइन ग्लास को रिप्रेजेंट करता है ये वॉल्यूम। वाइन ग्लास का शेप तो कुछ अलग ही होगा, राइट? लेकिन लेट अस अज्यूम कि ये हमारा ग्लास है। इसमें क्या बोला है, आधा ग्लास भरा जाता है टैंक 1 और टैंक 2 से। आधा ग्लास भरा गया है टैंक 1 और टैंक 2 से 2/3 प्रपोर्शन में, 2/3 प्रपोर्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, टैंक 1 का, ध्यान से सुनिएगा, टैंक 1 का पूरे ग्लास में अल्कोहल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ध्यान से देखेगा, 2/5। 2:3 में जब अगर मैं भरता हूं तो दैट मीन्स इसका 2/5 है और इसका 3/5 है। समझ रहे हो? टोटल 5 पीसेस हमने किया था ना 672 रुपीज में। एवरीबडी इज गेटिंग दिस? अगर ये 2:3 में भरा गया है, दैट मीन्स इसके 2 पीस है और इसके 3 पीस है, तो मतलब टोटल 5 पीस थे। टोटल 5 इक्वल पीस थे, जिसमें से 2 पीस टैंक 1 के हैं। एवरीबडी गॉट दिस? सो 2/5, 5 पीस में से 2 पीस टैंक 1 के, इनटू, अब ये जो था ये पूरे ग्लास का नहीं था, आधे ग्लास का था, तो पूरे ग्लास में उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। आधे ग्लास में 2/5 कंट्रीब्यूशन है, तो पूरे ग्लास में 2/10 हो गया ना कंट्रीब्यूशन। अगर आधे ग्लास का 40% है ये सेक्शन, तो पूरे ग्लास का 20% है कि नहीं ये सेक्शन? ये अल्कोहल का परसेंटेज है, डोंट फोकस ऑन दिस। पूरे ग्लास का ये 20% है, 2/10, राइट? सो ये हो गया 2/5 इंटू 1/2 इंटू, अब ये हुआ ये ग्लास के ये टैंक के मिक्सचर का कंट्रीब्यूशन। उसमें वाइन कितना है, अल्कोहल कितना है, 20%। समझे? ध्यान से समझिए तो आराम से समझ में आएगा। अगर ये ग्लास के टोटल 10 इक्वल सेक्शन कर दे तो उसमें से टैंक 1 ने दिए है 2/10, 2 सेक्शन। अगर 10 इक्वल सेक्शन करे तो समझ में आ रहा है? पूरे ग्लास का आधे में 2/5 कंट्रीब्यूशन है उसका, तो मतलब पूरे ग्लास में 2/5 इंटू 1/2, 2/10 विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मिक्सचर। और उसमें अल्कोहल है, ये मिक्सचर में भी 20%, सो 2/10 का 20%। एवरीबडी ओके। अब ये जो है सिमिलर अप्रोच अगर इसका देखे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आधे ग्लास में इसका कंट्रीब्यूशन है 3/5, तो पूरे ग्लास में है 3/10, एंड उसका अल्कोहल कितना है, 4/10। ओके, 40% है वो, मैं दिखाता हूं अभी क्वेश्चन में, 40% है। ओके, एंड इसका कंट्रीब्यूशन कितना है पूरे ग्लास में, 1/2 ओनली, क्योंकि ये कोई प्रपोर्शन में है ही नहीं। पूरे ग्लास का 1/2 इंटू 100%। तो कुल मिलाकर ग्लास में इतना प्रपोर्शन हुआ अल्कोहल का, मतलब वाइन का। समझ रहे हो? कुल मिलाकर ग्लास में कितना प्रपोर्शन हुआ, 1/2 प्लस 2/10 इंटू 2/10 प्लस, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूं 50/100, so that gives us 66/100 is अल्कोहल, मतलब वाइन अपॉन टोटल। ओके, तो हमें रेशियो किसका पूछा था, हमें रेशियो पूछा गया था गाइस ग्रेप जूस टू अल्कोहल, ग्रेप जूस टू अल्कोहल। तो ग्रेप जूस अपॉन अल्कोहल विल बी हाउ मच, ऑब्वियसली ग्रेप जूस विल बी 34, अगर ये 66 है तो 34% विल बी ग्रेप जूस, सो दिस इज 17/33, दिस विल बी द आंसर। ओके, बहुत सिंपल है, वंस यू अंडरस्टैंड इट इन द प्रॉपर मैनर।
ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन 2 वाइन टैंक्स इज 20 एंड 40%। 2 अलग अलग टैंक है और उसमें से आधा ग्लास भरा जाता है 2/3 रेशियो में और बाकी पूरा प्योर अल्कोहल। तो आधा ग्लास भरा गया 2/3 रेशियो में, मतलब टैंक 1 का हुआ 2/5 और टैंक 2 का हुआ 3/5। ये किसको समझ में नहीं आया? टैंक 1 का हुआ 2/5 और टैंक 2 का हुआ 3/5 इन हाफ ग्लास। तो पूरे ग्लास में कितना हुआ? ऑब्वियसली 2/10 3/10। ओके, 2/5 इंटू 1/2। ओके, 3/5 इंटू 1/2। और ये हुआ वो ग्लास के, वो टैंक के मिक्सचर का कंट्रीब्यूशन। तो उसके अंदर अल्कोहल कितना है? उसके अंदर अल्कोहल है, ये मिक्सचर में है 20% और ये मिक्सचर में है 40%। ओके, और बाकी का आधा 100% अल्कोहल। तो कुल मिलाकर अल्कोहल का प्रोपोर्शन कितना हुआ? दिस प्लस दिस प्लस दिस। पूरे ग्लास में इतना अल्कोहल का रेशियो बैठेगा, अल्कोहल अपॉन टोटल, क्योंकि नीचे हमने टोटल किया है, 100% में लिया ना ये। ओके, तो टोटल अल्कोहल अपॉन टोटल इज दिस मच। ऑलराइट, हमें चाहिए था अल्टीमेट, वो हमें मिला 66/100, दैट मीन्स 34 यूनिट्स और 34%, क्योंकि नीचे 100 ही है टोटल। तो 34% इज ग्रेप जूस। तो ग्रेप जूस अपॉन अल्कोहल दैट विल बी 34/66, 17/33। तो ध्यान से देख लीजिए गाइस, अपने वर्ड्स में आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, अपने वर्ड्स में, ठीक है। ये गेट से बहुत ऊपर का लेवल है क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें से कोई छोटा सा पोर्शन या थोड़ा सा इजी बना के गेट में पूछ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इसका डिटेलिंग बहुत ज्यादा था ये क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा आपको। माइंड बेंडिंग क्वेश्चंस जो बोलते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। एक बार और कल या परसों इसको फिर से करना आप, ठीक है। होमवर्क में एक ही क्वेश्चन है आज, और सॉरी ऊपर 2 है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है हार्डली, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से जरूर करना। टेक केयर एंड जय हिंद।